नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे बिहार में रिकॉर्ड मतदान की। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार मतदान के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। बिहार में इस मतदान पैटर्न के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि 2020 की तुलना में इस बार 9.8% ज़्यादा मतदान हुआ है। 11 नवंबर को दूसरे चरण की 122 सीटों पर 68.74% मतदान हुआ, जबकि पहले फेज की 121 सीटों पर 6 नवंबर को 65.8% मतदान हुआ था। इस तरह दोनों चरणों को मिलाकर इस बार कुल 66.91% मतदान दर्ज किया गया है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 57.29% मतदान हुआ था। बिहार में आज़ादी के बाद से जितने चुनाव हुए हैं उन सभी चुनाव के मतदान के रिकॉर्ड इस बार टूट गए। इतना ही नहीं, पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं ने मतदान किया है। आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक यानी 1951 से लेकर 2025 तक बिहार में जितने चुनाव हुए हैं उसके मतदान पैटर्न को देखने से ये साफ जाहिर होता है कि बिहार में जब जब मतदान में 5% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, उसका असर चुनाव पर पड़ा है। लोकतंत्र के लिहाज से एक अच्छी खबर यह है कि नक्सलवाद के चलते जिन क्षेत्रों में मतदान नहीं होता था वहां भी मतदान हुआ। जमुई की 10 मतदान केंद्रों में पहली बार वोटिंग हुई, मतदान हुआ। लोकतंत्र के लिए ये एक अच्छा संकेत है। इस बीच मतदान के बाद बिहार विधानसभा चुनावों के लिए मीडिया संस्थानों ने एग्जिट पोल किए हैं। इसके क्या मायने हैं, इस कार्यक्रम में इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में हुई वोटिंग के बाद चुनाव नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। लेकिन बिहार विधानसभा का चुनाव इस बार कई कारणों से सुर्खियों में रहा है। अधिक मतदान के पीछे क्या कारण है, एग्जिट पोल के संकेत क्या इशारा कर रहे हैं, महिलाओं का मतदान जो अधिक हुआ उसके पीछे क्या वजह है, मुद्दा आपका में विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे चुनाव विश्लेषक देवेंद्र शुक्ला जी से। देवेंद्र जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत संजय जी मैं आपसे करूँगा क्योंकि मुद्दा बिहार में मतदान का है, बिहार चुनाव का है और मतदान को लेकर जिस तरह के उभर के जो आंकड़े सामने आए हैं वो अपने में एक संकेत देते हैं कि इतिहास के बाद सबसे ज़्यादा बिहार में मतदान हुआ है आज़ादी के बाद। आप कैसे देखते हैं जो मतदान अधिक हुआ है, ये पैटर्न क्या संकेत करता है? देखिए मनोज जी, सबसे पहली बात यह है कि ये मतदान इलेक्शन कमीशन के लिए या लोकतंत्र के लिए काफी उत्साहजनक है। दूसरी बात यह है कि एक जो भ्रांति फैलाने की कोशिश की गई थी राहुल गांधी द्वारा, नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के नेता और उनके साथ ही जो उनके गठबंधन के या उनके सहयोगी दल है उनके द्वारा स्पेशल डिवीजन जो वोटर्स का हुआ था SIR, उसको लेकर के ये मतदान का प्रतिशत जो बता रहा है, ठीक है, वोटर की संख्या कम हुई और मतदान का प्रतिशत इस बात को बता रहा है कि जो फर्जी मतदाता थे, जो वास्तव में जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में था या वो मृत हो गए थे या कहीं और चले गए थे या उनका वोटर रोल में होना अदरवाइज संदिग्ध था, उनके नाम हटा दिए गए। तो एक ऐसे ही मतदाता की संख्या जो है, जो जेन्युइन वोटर्स की संख्या बढ़ जाती है। दूसरी चीज ये है कि इस चुनाव को लेकर के लोगों में उत्साह भी था, तो वो ज्यादा संख्या में मतदान करने आए। अगर दोनों को आप जोड़ देंगे तो आपके सामने पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगा। तो एक मायने और भी है कि एक जो जिम्मेवारी हम विपक्ष से एक्सपेक्ट कर सकते थे, उम्मीद लगा सकते थे, वो जिम्मेवार भूमिका उन्होंने नहीं निभाई और उसको लेकर के तमाम तरह के कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट भी गए, बाकी पॉलिटिकल भी इतने तमाम तरह के बयान हुए हैं कि अलग से आपका कोई कार्यक्रम होगा तो उस पर बात करेंगे। और ये प्रक्रिया, ये बिहार का चुनाव इस बात को साबित करता है और मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उस बात से सहमत हूं तो वो कहते हैं कि बिहार एक नई राह दिखा रहा है पोलिंग परसेंटेज के मामले में और SIR के मामले में। तो ये पहली चीज जो आप पूछ रहे थे मतदान प्रतिशत के बारे में, वो ये 2 चीज बिल्कुल ही क्लियर कर देता है। बिल्कुल। एक चीज और भी अगर आप इजाजत दे तो मैं कह सकूं, क्योंकि ये चुनाव के पहले उन्होंने अपनी वोट अधिकार यात्रा निकाली, क्योंकि ये इशू बेस्ड बात है, इसमें अभी तक हम राजनीति इन्वॉल्व नहीं कर रहे।
क्योंकि उन्होंने उसमें 14 दिन लगाए और जगह जगह घूम करके उन्होंने किया। बिहार में, मैं बिहार से हूँ और बहुत सारे लोगों के वहां से मतलब बात करता हूँ या वहां गया भी। तो ये मुझे समझ में आता है कि कहीं से कि आपके आसपास अगर कोई ऐसी चीज घटित हो रही होगी तब आप उस चीज का संज्ञान लेंगे, आपको लगता है कि सही चीज है। और चुनाव में भी मुद्दा नहीं था, वो ये लोग चुनाव में भी मुद्दा नहीं बनाए, एक्सेप्ट कि राहुल गांधी जब विदेश विदेश घूम करके आए और आखिरी चरण में जब वो अपने टोकन प्रेजेंस के लिए गए थे तो फिर वहां उन्होंने ये बात कही, जी इसलिए मुद्दा वो नहीं रहा। और लोगों ने उसको जम करके, जो चुनाव का अवसर आया तो अपने मताधिकार का खूब प्रयोग उत्साहवर्धन के साथ किया। जी, बिल्कुल बिल्कुल। देवेंद्र शुक्ला जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा क्योंकि 2020 की तुलना में इस बार 9.8% अधिक मतदान हुआ है। जाहिर सी बात है, एसआईआर को लेकर तमाम तरह की सवाल उठ रहे थे, किंतु परंतु जैसी बातें कही जा रही थी विपक्ष की ओर से, कितना वोट पड़ेगा, लोगों को वोट डालने दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, और बिहार ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, बिहार ने एक नया इतिहास रचा है। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा वोटिंग बिहार के मतदाताओं ने इस बार की है। आप कैसे देखते हैं चुनावी प्रक्रिया जो मतदान के लिहाज से हुई है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए मनोज जी, अभी आज के प्रोग्राम से लगभग 1 महीने पहले, जिस दिन विधानसभा के चुनाव बिहार के लिए घोषित किए थे चुनाव आयोग ने, तो उस समय मैं उस समय डिस्कशन में आया हुआ था। तो हम लोगों ने एसआईआर पे बात की थी। हम लोगों ने चुनाव को जो है वो पहले 3 चरणों में होता था, इस बार 2 चरणों में रहा। फिर ये हुआ कि छठ और दीपावली की ये 2 पर्व पड़ेंगे, उन्हीं के आसपास ये चुनाव हो रहा होगा। तो और फिर ये था कि अभी तक जो बिहार में मतदान कभी भी 60% अब जैसा दिखाई नहीं दिया इधर बीते 3 या 4 चुनाव से, आप देख लें ये कैसा रहेगा। तो मैंने उस दिन के प्रोग्राम में एक चीज ये कही थी कि एसआईआर के थ्रू अगर मान लीजिए वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में वोटर्स का एलिमिनेशन हुआ है तो वो 2 तरीके से असर करेगा। एक तो जेन्युइन वोटर्स जो हैं और जिन्हें मतलब वो चाहे मतलब जीवित हों या किसी भी कारण से विस्थापित न हुए हों, अगर ये रेक्टिफिकेशन हुआ होगा तो आपको वोटर टर्नआउट के रूप में बढ़ा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति वोट नहीं कर सकता और जो व्यक्ति वहां पे है ही नहीं वो वोट नहीं कर सकता। तो पहली बात तो वोटर टर्नआउट में इसका असर दिखाई देगा, बढ़ा हुआ दिखाई देगा। मैंने ये कहा था कि बिहार उन गिने चुने स्टेट्स में से है जो अपने विधानसभा में सीटों के लिहाज से बड़े हैं और लोकसभा में भी सीटों के लिहाज से बड़े हैं, ऊपर के 5 स्टेट्स में आएगा देश के। तो दूसरा संकेत ये था कि मैंने ये चीज कही थी प्रोग्राम में कि अगर ये सिर्फ 62 या 63% के आसपास रहता है तो ये माना जाएगा कि ये वोटर जो एसआईआर जो हुआ है जिसमें वोटर लिस्ट को दुरुस्त किया गया है उसका असर होगा। लेकिन अब बात शायद इससे आगे जा चुकी है। तो जिन कारणों से ये कहा जा रहा था कि 3% के बाद जो है वो बढ़ना बड़ी मुश्किल होगा, लोग वोट नहीं दे पाएंगे, किसी कारण से रोका जाएगा, वो चीज दिख नहीं रही है। जब आप अब लगभग 70% के वोट की बात करते हैं बिहार में कि 70% के आसपास या 68%, 69% जो भी आंकड़ा है, अगर उसके आसपास वोट की बात करते हैं तो ऐसी वोटिंग कहीं ना कहीं मतदाताओं के रिजल्ट के हिसाब से बहुत डिसिसिव है। जी। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जीतेगा या वो जीतेगा, लेकिन जो भी होगा वो बड़ा लैंडस्लाइड किस्म का होगा, वो बहुत ही चौंकाने वाला होगा। जी। दूसरा है कि मैंने उस प्रोग्राम में भी ये डिस्कशन किया था कि अगर बीते 3 चुनाव में या महिलाओं के मतदान की हम बात करें तो बीते 3 चुनाव या बिहार के शुरुआत से लेकर अब तक के चुनाव में देखें तो बीते 3 चुनाव में महिलाओं का जो वोटिंग प्रतिशत है वो पुरुषों की तुलना में ज्यादा रहा है। और बीता एकमात्र ऐसा चुनाव था कि जिसमें महिलाओं का वोटर टर्नआउट पुरुषों के पिछले 2015 के चुनाव की तुलना में कम बढ़ा हुआ दिखा था। तो एक चीज ये भी मैंने प्रोग्राम में कही थी पिछले कि क्या महिलाओं का वोटर टर्नआउट फिर अपने 2015 के स्टेटस को प्राप्त करता है तो उसका चुनाव पे परिणाम पड़ेगा, तो वो भी चीज हुई है। तो देखिए, अगर हम एक जागरूक पत्रकार या एक मतदाता इसके लिहाज से अगर चुनाव का जो ये वोटिंग पैटर्न है सिर्फ इसकी बात करें, अभी इसके आगे की बात नहीं करेंगे, तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, पहली बात तो इलेक्शन कमीशन का जो सबसे बड़ा रोल होता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करना, ठीक, वो हुआ है। उसके लिए उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा होनी चाहिए, बिना किसी जातीय, बिना किसी दलीय भेदभाव के। ये दोनों ही दलों को या जितने भी दलों उनको करना चाहिए, शायद कर भी रहे होंगे। अब हम बात करें कि वोटिंग का पैटर्न जो है वो एक्सपेक्टेड था या नहीं था,
तो इतने सारे रिविजन्स के बाद और जैसे वहां पे ग्राउंड लेवल पे जो जी। सिचुएशन बन रही थी, जिस तरीके के मुद्दे बन रहे थे, वेलफेयर स्कीम्स की जी। जो बात हो रही थी या जो दूसरे निगेटिव मुद्दे बनाए जा रहे थे, उससे ये माना जा रहा था कि चुनाव बड़े जिसे कहते हैं कि घमासान किस्म का होगा। तो वो हुआ है, वोटर टर्नआउट में वो भी चीज दिख रही है। जी बिल्कुल देवेंद्र जी। संजय जी, अगर बात महिला और पुरुषों की जाए, जाहिर तौर पे पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं ने वोट इस बार दिया है और ये अंतर जो है पुरुषों के मतदान में और महिलाओं के मतदान में 10% का अंतर है। मतलब पुरुषों की तुलना में 10% अधिक महिलाओं ने मतदान में हिस्सेदारी की है, अपने मत का प्रयोग किया है। आप इसके पीछे क्या वजह देखते हैं? देखिए मनोज जी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पहले तो ये बहुत सकारात्मक चीज है। जी। दूसरी चीज ये है कि किसी भी समय में ये उत्साहवर्धन क्यों है, क्योंकि महिलाओं में ये जागरूकता आ गई है कि हमारे एक वोट से कौन सी सरकार आएगी जो हमारे लिए अच्छा काम करेगी, या कौन सी सरकार है जो हमारे लिए अच्छा काम कर रही थी। क्योंकि ऐसा नहीं है कोई एक नई पार्टी आई थी, वो पार्टी इलेक्शन के दौरान, चुनाव के पहले जो मोमेंटम बनाई जनसुराज, वो फिजल आउट कर गया था। तो बन जाती हैं दो पार्टियां या दो घटक, एनडीए और महागठबंधन। तो इसमें उनको ये देखना था कि हमारे लिए किसने अच्छा काम किया है, या कौन सी सरकार इनमें से हम चुनेंगे तो हमारे लिए अच्छा काम करेगी। एक तरफ एक अभी की जो सरकार है उसका एक डेफिनेट ट्रैक रिकॉर्ड है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और स्टेट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं, राहुल गांधी के परचम के तले हो रहा है। तेजस्वी यादव कौन है? लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, और लालू यादव अभी भी आरजेडी के अध्यक्ष हैं और पार्टी के मतलब उनके नाम पे वोट मांगा जा रहा है। तो महिलाओं में अगर ये उत्साह का भाव है, आप कह रहे हैं 10% उनका ज्यादा मतदान होता है पुरुषों से, तो डेफिनेटली उनको लगता है कि उनके एक वोट से, जो एक वोट मतलब एक एक करके एक सामूहिक वोट बनता है, वो वोट किस तरह की निर्णायक सरकार हमें दे सकती है, किसके आने से फायदा होगा और किसके आने से हमारा नुकसान होगा। तो वो एक डिसाइसिव मतलब एक मैंडेट की तरफ इशारा करता है। और एक चीज और भी है कि अगर आपने देखा होगा जितने भी इधर कार्यक्रम चले, जो अभी मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत उनको 10,000 रुपए दिए गए, या विद्यावत्सव पेंशन के तहत 400-1100 किए गए, उसके तहत उनमें जो ईज ऑफ लाइफ का हुआ है, या ये 10,000 जाने से मैं एक चीज देख करके थोड़ा हैरान भी हूँ, और मतलब मैं पॉजिटिव हैरानी कर रहा हूँ, खुशी का समाचार भी है। वो ये है कि उसका वो 10,000 का सदुपयोग करना चाहते हैं अपने स्वरोजगार के लिए, किसी न किसी काम के लिए। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए कहते हैं कि 10,000 में क्या हो, लेकिन जाकर के उन महिलाओं से पूछिए जिनका स्वावलंबन का जो भाव आया है इस 10,000 रुपए से, और जिस तरह का उनका प्लान है, कुछ मतलब ज्यादातर लोगों ने इसको ऑलरेडी मतलब एक्सक्यूशन पे डाल दिया है। अपना किसी ने सिलाई मशीन खरीद ली, किसी ने चाय की दुकान लगा ली, किसी ने चूड़ी का काम शुरू कर दिया, किसी ने घर में कोई और चीज जो लोकल चीजें हैं उसको बनाने का काम शुरू कर दिया। बकरी पालन काफी तादाद में होने लगा, मुर्गी पालन काफी तादाद में होने लगा। ये चीजें हुई हैं, तो ये समाज मतलब वोट जो है वो समाज में भी एक परिवर्तन की तरफ इशारा करता है। दूसरी चीज, एक और भी अहम चीज है जो हम भूल जाते हैं, बिहार एक पहला प्रदेश बना था जिसमें पंचायत में उन्हें आधे सीटों का रिजर्वेशन दिया गया था, और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पहल की तहत था। ये तमाम चीजें मिला करके इस चीज को इंगित करती हैं कि वो काफी कॉन्शियस हो गई हैं अपना मताधिकार को लेकर के, और कौन सी सरकार आनी चाहिए। वो जो एक सिनिकल भाव कई बार आपको यहाँ वहां स्ट्रे वॉइसेस सुनने को मिलती हैं कि कोई सरकार आए जाए हमारा तो वही हाल रहेगा, उसको वो झुठलाने के लिए बिल्कुल आमदा है कि नहीं, हमारे एक वोट से फर्क पड़ता है, और उस फर्क को हम महसूस होने देंगे। जी संजय जी, एक सवाल मेरा आपसे और है, क्योंकि आप बिहार को और देश की राजनीति को बहुत करीब से कवर करते रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, अगर हम करीब 2 दशक पहले की बात करें या लगभग 3 दशक के आसपास की बात करें, तो बिहार में जंगल राज का मुद्दा इस चुनाव में भी उठा कि जो जंगल राज बिहार ने देखा है, एक तो वो वजह, और जिस तरह से पिछले 2 दशकों में स्थिर सरकार सुशासन जिसका जिक्र किया जाता है बिहार के संदर्भ में कि पिछले 20 सालों में एक बदलाव बिहार देख रहा है। क्या ये 2 मुद्दे भी बिहार की जनता के सामने थे जिसके चलते मतदान प्रतिशत में लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की? बिल्कुल है मनोज जी,
और एक चीज आप और देखिए कि इस बार का चुनाव जो है, आमतौर पे इसी समय में चुनाव होते हैं बिहार में, लेकिन इस बार एक कोइंसिडेंस है, डेट के हिसाब से आप देखेंगे तो छठ के बाद हुआ। तो जो प्रवासी लोग गए वहां पे, वो छठ मना करके बहुत सारे लोग वहां पे रुक गए। बताता हूँ जो बात आप कह रहे हैं। तो मैं इसका जिक्र, प्रवासी लोगों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि बिहार, मतलब लालू प्रसाद यादव जब 90 में वो सत्ता में आए, 2005 तक रहे, और उसके पहले उस समय भी जनता दल क्यों जीती? जी इसलिए कि कांग्रेस का जो कुशासन था, यूनिवर्सिटी के सारे एग्जाम डिले हो रहे थे, मतलब पेपर लीक, फलाना चिलाना, सारे के सारे सेशन वो लेट चल रहे थे, इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया था, रोजगार कुछ था नहीं, और बिहार में मतलब प्रचंड अराजकता का एक भाव था, और स्टेट का डायनेमिक्स पूरा नीचे जा रहा था। लालू प्रसाद यादव आने के बाद वो और भी, और उनकी राबड़ी देवी आने के बाद वो और भी एग्रीवेट हो गया। फर्क ये पड़ा कांग्रेस के पास जब जनता दल आई, और जिसलिए वो कहा जाता है, लालू यादव का जंगल राज याद किया जाता है, अभी का कई बार, मतलब बात करते करते अचानक कई बार आप कहेंगे कि अभी भी बिहार में क्राइम हो रहा है, तो जंगल राज की श्रेणी में है। क्राइम को कंटेन किया जाता है, जी पुलिसिंग या लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था इसलिए होती है। फर्क ये पड़ता है कि कोई भी जब संरक्षण से, मुख्यमंत्री कार्यालय या सरकार के संरक्षण से कोई अपराधी पुष्पित पल्लवित होता है, या अपराध करने, अपहरण, हत्या या तमाम इस तरह की फिरौती, डाका जो भी करने के बाद अगर उसको किसी के स्टेट के शीर्ष से संरक्षण मिलता है, तो वो जंगल राज होता है। और इसमें तमाम तरह के मतलब केसेस हैं, मतलब इतने हैं कि काफी पे लगातार चर्चा होती रही है, और इतने हैं जिस पर चर्चा काफी लंबी चली जाएगी। तो जी अब कुछ लोगों के मन में वो भाव है कि अगर वही चीज, क्योंकि तेजस्वी यादव जिस बात को कह रहे हैं, तेजस्वी यादव सामने प्रत्यक्ष रूप में जो नए आरजेडी है उसके लिए वो क्या इंगित करते हैं, सिवाय ये कहने के कि हम सब कुछ सबको दे देंगे, हम 3 करोड़ नौकरियां दे देंगे, लेकिन 3 करोड़ नौकरी कहाँ से देंगे? और 3 करोड़ लोग सरकारी नौकरी में आ जाएंगे तो वो करेंगे क्या, कहाँ से पैदा करेंगे? कुछ चीजें, मतलब या हर आदमी को हर कुछ दे देंगे, मतलब जी सोना मांगिए इस समय तो सोना चांदी सब मिल जाए, तो वो चीजें डेफिनेटली लोगों के जहन में है। जी और ये जो महिलाओं का, महिला सुरक्षा का की जो बात है, हमारे जैसे लोग को भी बिहार से पलायन करके शिक्षा ग्रहण करने के लिए बिहार से दिल्ली आना पड़ा, और ऐसे बहुतायत लोग निकल कर गए। जी बिल्कुल ये था समय में कि महिलाएं शाम में, या कोई भी आदमी या युवा, या कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, शाम के वक्त के बाद वो ट्रैवल करना बंद होता था, दिन हारे भी चीजें होती थी, लेकिन आप ये असुरक्षा का भाव हर आदमी के मन में था, जो भी वहां पे था। जी इसलिए अभी का पलायन रोजगार के लिए, मतलब अभी भी हो रहा है, लेकिन उस समय जो लोग वहां बिल्कुल स्टैब्लिश थे, वो लोग अपना बुढ़िया बिस्तर घर द्वार बेच करके भाग रहे थे। तो ये मुद्दा जो है, हर समय एक मुद्दा है, और आने वाले समय में भी बिहार में रहेगा, जब तक मतलब ये नाम, ये पक्ष रहेगा। तो जी इसलिए ये चीजें जब होती हैं कि अगर ये यहाँ पे ही एक अच्छा काम हो रहा है, और सामने वाला अगर सब जी सब्जबाग दिखा रहा है, तो क्या वो सब्जबाग को हमें ग्रहण करना चाहिए, या हमें उसके ट्रैक रिकॉर्ड पे जाना चाहिए? जी तो इसलिए कई बार जब लोग कहते हैं कि चुनाव के दौरान, कैंपेन के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी जी ने या बीजेपी के बाकी शीर्ष नेताओं ने जब उसका जिक्र किया, तो वो इसलिए किया जाता है कि विकास संबंधी जो चीजें हैं, जो एक एस्पिरेशनल सोसाइटी को चाहिए, और राइटली सो होनी भी चाहिए, तो उसके साथ आपको ये भी याद दिलाना जरूरी होता है कि किसी प्रति कोई भी और के झांसे में जो आपको किसी समय में कुछ दिखा रहे हैं, वो पंथा वाली जी कहानी में बिल्कुल प्रसिद्ध न हो जाए। तो इसलिए वो बात करना, बात होना, और चुनाव में मुद्दा होना, बिल्कुल बिल्कुल यही संजय तय जी बिल्कुल जाहिर जाहिर सी बात है। इस बार के चुनाव में एक बड़ा बदलाव देखने को ये भी देखने को मिला कि बिहार के विकास की बात, ये बात मानी जाती है कि बिहार में देश के दूसरे राज्यों की तरह जात की जो राजनीति होती है वो खासी केंद्र में रहती है, लेकिन इस बार समांतर बिहार के विकास की बात हुई, सुशासन की बात हुई, शिक्षा की बात हुई, अस्पतालों की बात हुई, रोजगार की बात हुई, कानून व्यवस्था की बात हुई। ये बिहार चुनाव में प्रचार के दौरान प्रमुख मुद्दे थे। स्थिर सरकार की बात थी, मजबूत गठबंधन कौन सा होगा उसका मुद्दा था। लेकिन मेरा सवाल आपसे देवेंद्र शुक्ला जी ये है कि अगर वोटिंग पैटर्न की मैं बात कर रहा हूं, अधिक मतदान की बात कर रहा हूं, तो सीमांचल के जो जिले हैं उसमें सबसे ज्यादा वोटिंग इस बार देखने को मिली है। जो 7 जिले हैं सीमांचल के, लगभग 70% के आसपास मतदान हुआ है। ये बदलाव, ये पैटर्न क्या कह रहा है? नहीं मनोज जी, ये 70% का जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, ये अभी के चुनाव के लिए, अगर आप इसको बीते चुनाव और उसके पहले के चुनाव से विधानसभा वाइज ही कंपैरिजन कर ले तो आंकड़ा आपको यही मिलेगा।
कि फर्स्ट फेज की 121 सीटें, उनकी तुलना में 122 सीटें, और खासकर ये सीमांचल वाले जो एरिया है वहां का वोटर टर्नआउट जो है वो इसी तरीके से अन्य सीटों की तुलना में। तो ये कोई मतलब नया फैक्ट नहीं आया है कि ये वैसा ही है जैसा होना चाहिए। तो वहां पे कोई नए संकेत उभरेंगे, वहां कुछ नया होने जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो पहले भी बिहार के औसत मतदान की तुलना में ज्यादा वोट होता था और इस बार भी हुआ है, ठीक है। तो उनका रिजल्ट्स में कोई रिफ्लेक्शन दिखाई देगा ऐसा होगा नहीं जी। दूसरी चीज, मैं अभी जो हम कंपैरिजन की बात करते कि बीते सुशासन, जंगल राज और ये सरकारी नौकरियां, एक सबसे पहले सरकारी नौकरियों से ही शुरू करें। देखिए, जो आरजेडी या जो महागठबंधन के घोषणा पत्र की अगर बात करें आप, तो उसमें क्यों सरकारी नौकरी के बारे में कहा गया कि भाई हर घर में हम एक नौकरी बांट देंगे और इतने करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे। देखिए, बिहार में वो क्यों ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ बहुत बड़े बड़े उद्योग लगा देंगे हम, है ना। तो वहां पे ये पता है कि बिहार में अगर लोगों का जो माइंडसेट है या लोगों का जो स्वाभाविक झुकाव होता है, देखिए आप कितने बिजनेस टाइकून ऐसे हैं जिनके बारे में चर्चा करते हैं कि वो बिहार से हैं, लेकिन अगर आप ब्यूरोक्रेसी में यही देखें तो शायद किसी स्टेट का कैडर ऐसा नहीं मिलेगा कि जहां पे कोई ना कोई टॉप लेवल का ब्यूरोक्रेट या ब्यूरोक्रेटों की एक लड़ी जैसी बिहार से नहीं दिखाई देगी। तो एक ये तय बात है कि नौकरी खासकर सरकारी नौकरी को लेके वहां पे एक किस्म का जिसे कहते हैं कि लगाव है, और हम अपने घोषणा पत्र में उन्हीं चीजों की बात करते हैं जिनसे लोगों का लगाव होता है। अब हम बात करें कि सुशासन की बात हम करें तो देखिए, बिहार में अगर आप जंगल राज की बात करें तो एक जनरेशन पूरी ऐसी आ गई है, आप 2025 से चल रहा है, और आरजेडी और उनकी जो पहली सरकार रही होगी लगभग वो 2 दशकों से बाहर है। तो इसका मतलब है कि एक जनरेशन ऐसी आ गई है कि या तो उसने अखबारों में पढ़ा है या उसने घर वालों से सुना है, लेकिन उसने जंगल राज जैसी चीज देखी नहीं है, जंगल राज टर्म को सुना है। लेकिन एक दूसरा इसका पक्ष ये भी है कि बिहार में 2015 के बाद 2 बार नीतीश कुमार की पार्टी का जो अलायंस है वो आरजेडी के साथ हुआ, और 2 ही बार जो है वो पलट के फिर बीजेपी के साथ आ गए। तो मैं इस फैक्ट से मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि 20 सालों से पहले जो जंगल राज की बात होती थी या जिसके बारे में लोग कहते हो कि हाँ भाई आरजेडी का शासन कहता होता, आरजेडी का शासन पूरी तरीके से न दिखा हो, उनका मुख्यमंत्री न रहा हो, लेकिन उनके उप मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल में उनके जो लोगों की सहभागिता थी उसकी झलक बीच बीच में दिखी है। मतलब लोग सिर्फ लालू जी के शासनकाल को नहीं जानते हैं, लोग जो है वो तेजस्वी यादव के भी शासनकाल को जानते हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन करने के लिए कि ये कोई ऐसा एब्स्ट्रैक्ट कंपैरिजन नहीं है, ये बिल्कुल कंक्रीट कंपैरिजन है कि जब नीतीश आरजेडी के साथ होते हैं तब शासन कैसा चलता है, और जब नीतीश बीजेपी के साथ होते हैं तब कैसा शासन चलता है, कि लोग ये कंपैरिजन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो जंगल राज की जो बात होती है, जिन्होंने जंगल राज के समय को झेला ना वो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जंगल राज था या नहीं था, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि दोनों ही दलों की सरकारों के शासनकाल में लोगों ने उनके तौर तरीके देखे हैं जी। और वो वोटर टर्नआउट जो हुआ है, वोटर बहुत स्मार्ट होता है, ठीक। आप देखिए जितने स्टेट्स में महिलाओं का जो वोटर टर्नआउट बढ़ा है वो किस कारण से बना है, चाहे वो मध्य प्रदेश की आप बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, ठीक। अब आप बिहार में बात कर रहे हैं, तो क्या ये अनयूजुअल है? बिल्कुल नहीं, सारे ही स्टेट्स में दिखा है। और बहुत मोटे रूप में ये बात सामने आई है कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं और खासकर जो वुमेन सेंट्रिक कल्याणकारी योजनाएं हैं, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, अब महिलाएं बढ़ चढ़कर जो लोकतंत्र है, जो चुनावी प्रक्रिया है, उसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहे हैं। बिहार वो एक प्रदेश है जिस समय चुनाव में हिंसा होती थी और आम आदमी वोट डालने से चूक जाता था, लेकिन इस बार बिहार ने एक रिकॉर्ड बनाया है मतदान के मामले में। मतदान प्रतिशत आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा हुआ है, जो ये दिखाता है कि बिहार में लोकतंत्र की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, सुशासन की दृष्टि से, कानून व्यवस्था की दृष्टि से एक बदलाव जमीन पर देखने को मिला है। ये पहला प्रमाण है उसका। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एग्जिट पोल आ गए हैं, सारे एग्जिट पोल जो हैं इसको आप कैसे देखते हैं? हालांकि इसको लेकर मेरे मन में कई सवाल रहते हैं, एग्जिट पोल को लेकर आम जनता के मन में भी रहते हैं। आप एग्जिट पोल जो बिहार के संदर्भ में आए हैं, करीब 12-13 महीने देके सब में, लगभग सभी में एनडीए को बढ़त दिखाई जा रही है, बीजेपी नेतृत्व वाला जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है उसको बढ़त दिखाई जा रही है। आप कैसे देखते हैं एग्जिट पोल्स को? जी, इसके पहले मुझे 30 सेकंड दे दें। देवेंद्र जी एक बात कह रहे थे उसमें जी, सीमांचल का आपने जिक्र किया, वोट परसेंटेज बढ़ने का।
और वहां पहले भी ऐसा पाया जाता था, उसमें थोड़ी मेरी मत भिन्नता है। तो ये है कि कुछ जगह सीमांचल के कुछ जिलों में 76 से 80% तक वोट हुआ है। जी दूसरी चीज ये है कि अगर एसआईआर का मुद्दा सही, मतलब जैसा ये राहुल गांधी और बाकी लोग कह रहे थे, तो मतदान प्रतिशत तो पर मतलब उतने लोग बाहर हो गए और जो वो कह रहे हैं, तो फिर मतदान प्रतिशत अलग अलग तरह का होना चाहिए। ये इस चीज को इंगित करता है कि जो सही में वोटर हैं वो वोटर थे, वोटर हैं, और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, उसमें कोई अगर मगर नहीं है। जी दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए अंग्रेजों का शासनकाल, अंग्रेज हमें लूट करके गए, हमने देखा नहीं, तो क्या हम अपने मतलब हमारे जो एल्डर्स है, फैमिली एल्डर्स या बाकी किताबों से हमने जाना नहीं, तो इसलिए आरजेडी का जंगल राज के बारे में, मतलब ये जो कहा जाता है कि अभी का जो और पैदा नहीं हुआ उससे कोई बताएगा या जानेगा, वो नहीं जानेगा, वो अलग बात है। आते हैं ये आप जो बात कर रहे हैं एग्जिट पोल, जी एग्जिट पोल की सारे के सारे अगर आप एग्जिट पोल देखेंगे, कम से कम मैंने जितना देखा, उसमें विदाउट एक्सेप्शन मतलब सभी इंगित कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार वापस आराम से एक अच्छे बहुमत के साथ, कुछ लोग 2/3 भी इंगित कर रहे हैं कि वहां तक जाएगी, और जो महागठबंधन है उसका जो है वो 100 के आसपास सिमट जाएगी। जी सवाल उसके साथ ये उठता है कि जो एग्जिट पोल की विश्वसनीयता, मतलब काफी सवाल है। जी सही भी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और हरियाणा के समय में ये एग्जिट पोल के वो प्रतिशत गलत हो। जी लेकिन इसके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज आपको और याद दिला दूं, चूंकि मतलब चुनाव है तो राजनीति की जी बात होगी। जी राहुल गांधी बिहार के लास्ट फेज के 1-2 दिन पहले उन्होंने बड़ी सी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वोट चोरी पे, और उन्होंने माना कि एग्जिट पोल जो कहता है, उनकी ये दलील थी कि एग्जिट पोल जो कहता है वो बिल्कुल सही कहता है। तो उनकी दलील ये थी कि एग्जिट पोल में हरियाणा को सभी जिता रहे थे, कांग्रेस पार्टी को जिता रहे थे, तो इसलिए वोट चोरी होगी। और क्योंकि बीजेपी वहां पे जीत गई, लोगों जी का मतलब रुझान इस तरफ था, जो भी लोग जेन्युइनली ग्राउंड पे गए थे वो ये फील कर रहे थे कि बीजेपी की जो सरकार है उसके प्रति एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, और कांग्रेस के अंदर जो भी विरोधाभास था उसको लेकर के लोगों में संशय है, और वोट में वो रिफ्लेक्ट करेगा। अगर राहुल गांधी सही कह रहे हैं, महागठबंधन को मान लेना चाहिए कि, या उनकी बात, उनके नेता भी हैं, तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के हमारे उम्मीदवार हैं, जी मान लेना चाहिए कम से कम जब तक रिजल्ट नहीं आता, एक्चुअल रिजल्ट। दूसरी बात यह है कि क्या एग्जिट पोल ग्राउंड रियलिटी से मैच करता है या ग्राउंड रियलिटी के विपरीत है, जी ताकि 2 दिन का प्रोपेगेंडा चल सके। आफ्टर ऑल मतलब किसी भी हाल में ये 2 दिन का किसी तरह का डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन या प्रोपेगेंडा होगा, उसके बाद तो नहीं हो सकता, जी क्योंकि 2 दिन के बाद मतलब परसों मतगणना हो जाएगी एक्चुअल। इससे ये भाव निकल करके आता है कि ग्राउंड पे जो हो रहा था, एग्जिट पोल ब्रॉडली उसी को इंडिकेट कर रहा है। जी बिल्कुल नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी जहां थी वहीं है, बल्कि पिछले चुनाव में नीतीश कुमार के अगेंस्ट एक एंटी इनकम्बेंसी का भाव, लोगों में एक आक्रोश का भाव था। वो इसलिए कि वो बार बार पलट जा रहे थे, कभी इधर हो रहे थे, जी संजय जी हो रहे थे, इस बार वो भाव नहीं था। दूसरी चीज ये है कि महिलाओं के लिए और भी स्कीम्स आई, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है जी पहले भी बिल्कुल थी। बिल्कुल संजय जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो जनता का जनादेश है, जो जनता का फैसला होगा, वो 14 नवंबर को घोषित होकर सामने आएगा, तब पता लगेगा कौन जीता कौन हारा। बहरहाल एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त है। चलते चलते देवेंद्र जी, आप क्या कहना चाहते हैं एग्जिट पोल्स के बारे में? जी, एक बड़ी सिंपल सी चीज ये है कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल का एक बेसिक अंतर समझ लें, और तब ये बात बहुत क्लियर हो जाएगी। आप ओपिनियन पोल दिखा के, मतलब जिस समय वोटिंग न हुई हो, मतदाताओं ने अभी मन न बनाया हो, उस दौरान आप कोई एजेंडा सेट कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर मतपेटी में जब लोगों के मत पड़ गए, तो फिर इस एग्जिट पोल में कोई एजेंडा सेट करने का कोई मतलब लॉजिकल रीजन नहीं। बिल्कुल देवेंद्र जी, ईवीएम में जब मतदान हो चुका, उसके बाद जनता के फैसले का इंतजार करना होगा, जो 14 नवंबर को सामने आएगा। बहरहाल बिहार ने मतदान की दृष्टि से रिकॉर्ड बनाया है। संजय जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।